ईटी नाउ स्वदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं विश्वमोहन और देख लेते हैं मुनाफे की मंडी। लेकिन शो में आगे बढ़े उससे पहले सबसे पहले केनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस। खाड़ी देशों से तेल सप्लाई घटने की चिंता से जनवरी के बाद सबसे ऊपरी स्तरों पर पहुंचा कच्चा तेल। ब्रेंट का भाव $78 के करीब। एमसीएक्स पर भाव ₹6,500 के पास। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने के बावजूद सोने की चमक फीकी। कॉमेक्स पर सोना $3,370 के करीब। एमसीएक्स पर भाव ₹99,000 के पास। चांदी में हल्की तेजी के साथ हो रहा है कारोबार। कॉमेक्स पर चांदी $36 के ऊपर। कॉमेक्स एमसीएक्स पर चांदी का भाव $1,06,500 के करीब। एल्युमिनियम को छोड़ सभी बेस मेटल्स में नरमी का रुख। कॉपर का वायदा ₹880 के नीचे। जिंक का वायदा ₹253 के करीब। लेड ₹178 के पास। एल्युमिनियम 1% की मजबूती के साथ ₹248 के ऊपर। जीरे को छोड़ सभी मसालों में निचले स्तरों पर मांग। करीब ½ % की तेजी के साथ हल्दी का वायदा ₹14,350 और धनिया का वायदा ₹7,050 के करीब। जीरा वायदा ½ % की गिरावट के साथ ₹19,000 के नीचे। खाड़ी देशों में युद्ध और कमजोर घरेलू मांग से ग्वार कीमतों पर असर। ग्वारगम का वायदा ₹9,500 के नीचे। ग्वार का वायदा ₹5,100 के पास। ईरान को बासमती एक्सपोर्ट पूरी तरह रुका। 15% तक घटे बासमती के दाम। भारत के रिकॉर्ड उत्पादन और भारी स्टॉक से भी ग्लोबल कीमतों में कमजोरी बढ़ी। नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें बताते हैं। लेकिन शो में आगे बढ़े उससे पहले हम बता दें कि हम किसानों के लिए एक खास मुहिम लेकर आए हैं। अगर कोई भी किसान अपने खेत से जुड़ी हुई समस्याएं हमें बताना चाहते हैं तो हमें अपनी समस्याएं भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप अपनी वीडियो बनाकर भेजें। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते हैं तो टेक्स्ट मैसेज के जरिए भेजें। हम इस शो में शामिल करेंगे अपनी समस्याओं को। किसान की आवाज़ स्वदेश की आवाज़ बनेगी। अब हर खेत की कहानी पहुंचेगी सरकार तक। खेती किसानी से जुड़ी हर परेशानी हमसे साझा कीजिए, भेजिए अपना वीडियो। किसानों की हर शिकायत बनेगी हमारी मुहिम का हिस्सा। आपकी बात, आपकी आवाज़, मिलेगा पूरे देश का सम्मान। क्योंकि किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, भारत की रीढ़ भी है। तो आप इस नंबर 9136934065 पे अपनी समस्याएं हमें ज़रूर भेजें। इसी शो में हम इन समस्याओं को शामिल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुनाफे की मंडी की शुरुआत करें उससे पहले अपने मेहमानों से परिचय करवा दें। आज हमारे साथ 5 मेहमान हैं जो आज अगले आधे घंटे तक हमारे साथ मौजूद रहेंगे। दिव्या लानी हैं एक्सिस सिक्योरिटीज़ से, नॉन एग्री मार्केट पे बात करते हैं। बिटूपन मजूमदार हैं, टेक्निकल एनालिस्ट हैं, वो भी नॉन एग्री मार्केट एक्सपर्ट है। और मानव मोदी भी नॉन एग्री मार्केट पर ही बात करेंगे और गोल्ड सिल्वर पर उनकी खास पकड़ है मोतीलाल ओसवाल से। और साथ ही हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान हैं, लावण्या जी हैं, जो चेयरमैन हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की। स्टेट कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है, पीएसयू कंपनी है। उनसे चर्चा शुरू करेंगे। लेकिन एक टेक हम ले लेते हैं कच्चे तेल की, क्योंकि कच्चे तेल में आज काफ़ी तेज़ी दिख रही है। जिस तरह के जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़े हैं, ट्रेडर इसको कैसे फिक्स कर सकता है, ये हम अपने तीनों एक्सपर्ट से समझ लेते हैं। मानव, आप बताइए क्रूड की चाल कैसी दिख रही है यहाँ से और कितनी तेजी बची है यहाँ पर? जी बिल्कुल, नमस्ते विश्वमोहन जी और बाकी सारे पैनल्स को। अगर हम देखें क्रूड में बिल्कुल बहुत अच्छी तेजी आई है। आज सुबह ऑलमोस्ट 4-4.5% ऊपर था और वहां से बिल्कुल जो गेन से थोड़े बहुत नीचे आए हैं ओवर द वीकेंड। ये लास्ट वीक भी विश्वमोहन जी हमने देखा था कि लास्ट वीकेंड भी इजराइल ईरान के बीच में वॉर की ये शुरुआत हुई थी, लेकिन मंडे आते आते जितने भी मूव थे वो थोड़े ईज ऑफ हो गए थे। ये हफ्ते भी सिमिलर मूव आया है कि यूएस का इंटरवेंशन है, लेकिन जो मंडे की शुरुआत थोड़ी नीचे हुई है, जो ओपनिंग थी एक्सपेक्टेड थी उसके नीचे। मेरे ख्याल से ऑयल की जो गेन्स है अभी भी बरकरार रहेगी आगे चलते हुए। जिस हिसाब का WTI मूव है, डोमेस्टिक फ्रंट पे USD भी सपोर्ट कर रहा है। मेरे ख्याल से ये एक बार अच्छी खासी तेजी और यहाँ से दिख सकती है। मेरे ख्याल से
अगर आप स्प्रेड भी देखें क्रूड करंट और नेक्स्ट में, वो भी अच्छा खासा बढ़ गया है। तो ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है, एक जो मेरे ख्याल से मार्केट वेट कर रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का। जब तक उस पे डिसीजन नहीं आता तब तक शायद थोड़ा धीरे पेस आए। बिल्कुल एक साथ वो ना दिखे, लेकिन ओवरऑल जो मूव है शायद बरकरार रह सकता है ऊपर की तरफ क्रूड में। अगलानी, आप बताइए आपके पास क्या कॉल है इस तरह के रिस्क वाले मार्केट में, जो न्यूज ड्रिवन मार्केट है, यहाँ पर क्या लग रहा है, कच्चे तेल में ऑप्शंस के जरिए जाना चाहिए? नमस्ते विष्णुमोहन जी। नमस्ते सर। क्रूड ऑयल की बात करें तो हमने देखा कि लगातार 3 वीक का कंसेक्यूटिव पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिला। मेन रीजन ये है कि जो एस्केलेटिंग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मिडल ईस्ट में, तो प्राइस को अच्छा खासा सपोर्ट मिला लोअर लेवल पे। एज ऑफ नाउ जैसे कि देखा कि यूएसए ने जो न्यूक्लियर साइट्स पे जो अटैक किए हुए ईरान के, तो उसके वजह से एक बाउंस बैक देखने मिला, एक जो करेक्शन आया था लास्ट वीक में। और एक्सपेक्टेशन है कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है उसका रेजोल्यूशन जो पास हो गया है बंद होने का, और आज बोल रहे कि मे बी आज या 1-2 दिन में वो बंद हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो ऑलमोस्ट 15 to 20% ऑफ द ग्लोबल सप्लाई वो बंद हो जाएगी, तो प्राइस में हमें और भी उछाल देखने मिल सकता है। कॉल ऑप्शन जरिए हम खेल सकते हैं एज ऑफ नाउ शॉर्ट टर्म में। 6500 का कॉल ऑप्शन 410 के करीब आता है, तो वहां पे बाई करके चले। स्टॉप लॉस हम 380 का रखे, टारगेट ऊपर में 450 का मेंटेन करके चले। सप्लाई साइड रिस्क है तो आप तेजी के साथ बने रहे। यहाँ पर कॉल ऑप्शंस खरीदने की सलाह दिव्या गगलानी की तरफ से आ रही है। आप बताइए बिटकॉइन, आपकी राय क्या है क्रूड पर? देखिए, जिस तरह से जियोपॉलिटिकल प्रीमियम चल रहा है और हॉर्मुज का जो भी सिनेरियो है, ये ऑलमोस्ट 25% क्रूड ऑयल के जो भी है उस रूट से जाता है, और इंडिया मोस्टली ज़्यादा अफेक्टेड होता है। इंडिया का मोर देन जो 5.5 मिलियन बैरल का पर डे जो भी इंडिया का ये कंजम्पशन है, उसमें से ऑलमोस्ट 45% उसी रूट से आता है, तो ये बड़ा एक रिस्पेक्टेड हो गया। और इसी के कारण, और इवन चाइना को भी इम्पैक्ट करता है, तो शायद ये हॉर्मुज के लिए डिस्कशन चल रहा होगा कि अगर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा मोस्टली एशियन कंट्रीज में, तो शायद वो डिसीजन इसलिए पेंडिंग है। और दूसरा हो सकता है कि रिटेलिएशन ईरान किस तरह से करे। ईरान प्रोबब्ली अगर रिटेलिएट करता है, यूएस के साइड्स में अटैक करता है, तो फर्दर जियोपॉलिटिकल एक एस्केलेशन हो जाएगा, तो बाकी मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी थोड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। तो ये सिर्फ ईरान वाला सीन नहीं है, पूरे मिडिल ईस्ट में इम्पैक्ट हो जाएगा, जिसके कारण ये पूरे प्रीमियम में चल रहा है। और अगर ये हॉर्मुज वाला जो स्ट्रेट बंद हो जाता है किसी तरह से, 35 किलोमीटर का सबसे नेरो रेंज जो है, तो भाव जो बात चल रहा है कि $100 तक आने का, जो एक पूरे इन्वेस्टमेंट बैंकर है ग्लोबली जिस तरह से बात चल रहा है, ये कोई नहीं हो सकता कि नहीं होगा। ये आराम से $100 भी जा सकता है, क्योंकि 25% आपकी ऑयल सप्लाई की ग्लोबली बात कर रहे हैं। तो उसी सिनेरियो में देखिए, अभी आज का जो सीन है मॉर्निंग, अगर हम लोग पूरे ऑप्शन प्रीमियम ही देखते हैं, नॉर्मल जो प्रीमियम रहता है उससे काफी ज्यादा चल रहा है। 6500 कॉल कहाँ 470 780 चल रहा है। इसलिए मैं थोड़ा प्रीफर करूंगा फ्यूचर्स में करे या मिनी कॉन्ट्रैक्ट में करे, डिस में करे, तो थोड़ा सा लिनियरिटी मिल जाता है, क्योंकि वोलेटिलिटी में थोड़ा लिनियरिटी डिस्टर्ब हो जाता है आपके जो भी ये है। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा थोड़ा क्रूड ऑयल में डिस में बाय कीजिएगा। 6480 हो 6450, इस सब के जो भी नीचे डिप्स मिलता है, थोड़ा डिप्स आया था, इस डिप्स में बाय करना है। 6300 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। कोई पीस सिनेरियो बन जाता है तो अलग सा बात है, लेकिन इमीडिएटली नहीं लग रहा कि कुछ बने। और तेजी का माहौल है, जो अच्छा चीज नहीं है, लेकिन तेजी का माहौल है क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे, जो मुझे लग रहा है 6600 या 6700, इससे बड़े बड़े टारगेट कोई बड़ा बात नहीं है। तो बाय एंड डिप्स रखें और बाय साइड ही रहे फिलहाल के लिए। कोई ऐसा सिनेरियो नहीं कि बाजार में कोई करेक्शन या डिप्स आने वाला है बड़ा। पर एक छोटा जवाब दीजिए गोल्ड पर। गोल्ड, क्या जितनी भी खबरें हैं जियोपॉलिटिकल रिस्क है, क्या गोल्ड के प्राइसेस में सारे डिस्काउंटेड है? क्योंकि गोल्ड काफी स्थिर दिख रहा है। इस खबर के बाद यूएस की एंट्री का कोई असर नहीं हुआ। रविवार की सुबह इस तरह के अगर हमले यूएस की तरफ से भी होते हैं, उसका कोई असर गोल्ड पर नहीं दिख रहा है। उल्टे यहां पर हल्की नरमी भी दिख रही है। क्या लग रहा है सर गोल्ड में? देखिए सर, गोल्ड में फिलहाल जो सिनेरियो है कि अब रिटेलिएशन किस तरह का हो, उस तरह से फर्दर वेट करें, क्योंकि ये थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन था कि यूएस के तरफ से एक तो होगा स्ट्राइक, 2 वीक हो, लेकिन इमीडिएटली हो गया। और रिसेंटली जो स्टेटमेंट आया कि मेक ईरान ग्रेट अगेन, इस तरह से एक स्टेटमेंट आया सडनली अमेरिका की तरफ से, थोड़ा मार्केट को थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है यहाँ पे गोल्ड को एज रिस्क प्रीमियम। तो यहाँ पे ट्रिगर नहीं है, चार्ट में लग रहा है कि थोड़ा सा मोमेंटम चल गया, लेकिन यहाँ पे अभी फर्दर बाइंग फिलहाल के लिए मुझे नहीं लग रहा है, यहाँ पे नहीं बन रहा है। गोल्ड में जब तक देखिए 3401 जो लेवल है वहां के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तो बाजार फिर करेक्शन पे चला जाएगा। तो ये जो बाजार को फ्रेश ट्रिगर चाहिए, प्रॉब्ली अगर ईरान अटैक करता है,
ईरान अगर अटैक करता है यूएस के साथ में, तभी ये फर्दर एक ट्रिगर आएगा, तो और थोड़ा एक्सकलेशन हो जाएगा। तभी शायद प्रॉब्ली रशिया और चाइना, बाकी जो भी एलाइज है जो ईरान के साथ, शायद उसको दिखे मार्केट में। फिलहाल रशिया की तरफ से भी कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं आया। हाँ, उनके कुछ सिक्योरिटी के मेंबर की तरफ से आया है। चाइना की तरफ से भी कोई बड़ा स्टेटमेंट अभी तक फिलहाल के लिए नहीं आया, क्योंकि ईरान के जो भी अटैक था उसमें कोई कैजुअलिटी नहीं आया। उन्होंने ट्रम्प की तरफ से बोला कि वो सिर्फ न्यूक्लियर साइट्स में अटैक किए हैं, वहां पे कोई सिविलियन कैजुअलिटी का बात नहीं चल रहा है। तो ये भी यूएस में भी कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन फिलहाल जो गोल्ड को एज ए सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट माना जाता है उसमें बायस है पॉजिटिव वाला, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम नहीं आ पा रहा है। और ये टेक्निकली करेक्टिव जो एक टाइम करेक्शन वाला जो फेज है उसमें है, और ये फर्दर ट्रिगर आएगा 3400 टेक्निकली जो एक लेवल है उसके ऊपर ही मुझे लग रहा है कि शायद वो बनेगा, क्योंकि सामने अभी मुझे तो नहीं दिख रहा है कि कोई ट्रिगर अभी मेजर नया आ रहा है। तो M6 में इसलिए मैं भाव छोड़ रहा हूँ कि 99,750 का एक टेक्निकल लेवल है, और वो ट्रिगर करके ब्रेकआउट करता है तब ये मोमेंटम आएगा, नहीं तो शायद ये गोल्ड थोड़ा साइड या करेक्शन करके रहेगा, और उसको फर्दर एक ट्रिगर चाहिए, नया ट्रिगर चाहिए फिलहाल के लिए। आप बताइए मानव, आपको क्या लग रहा है, गोल्ड की चाल आपको यहाँ से कैसी दिख रही है? जी बिल्कुल विश्वनाथ जी, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हम उठक पटक देख रहे थे ईरान और इजराइल के बीच में, लेकिन मूव कहीं ना कहीं मिसिंग है। मुझे लग रहा है जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी कि चांदी जिस हिसाब से चली है, गोल्ड थोड़ा शांत हो गया है। अब गोल्ड सिल्वर रेशियो में भी वापस से वो एक नरमी आई है, 90 के आसपास गोल्ड सिल्वर रेशियो आ गया है, जो ऑलमोस्ट 101 के आसपास है। तो जितना ज्यादा चांदी में स्ट्रेंथ रहेगी उतना रेशियो पे भी दबाव आता हुआ दिख जाएगा। बिल्कुल अगर सोने की बात करें तो टाइम वाइज करेक्शन थोड़ा और हो जाएगा, क्योंकि एक बार जो जैसे मैंने कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूएस का इंटरवेंशन, ईरान इजराइल के वॉर लाइक सिचुएशन, ये सारी चीजें गोल्ड प्राइसेस में हमने आती हुई देखी है, डिस्काउंट होती हुई देखी है। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद नहीं होता है तो गोल्ड प्राइसेस में भी वो एक प्रॉफिट कंटिन्यू रह सकता है, करेक्शन कंटिन्यू रह सकता है। एक और चीज जो मेरे ख्याल से लास्ट वीक फेड की मीटिंग थी, फेड ऑफिशियल्स ये पूरे हफ्ते एक्टिव रहेंगे, लेकिन वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो ओवरऑल टोन था अभी भी काफी हॉकिश लगा, क्योंकि रेट कट की बात ज्यादा की नहीं है, डेटा डिपेंडेंट की बात की है। प्रेसिडेंट ट्रम्प कंटिन्यूस प्रेशर कर रहे हैं, रियल रेट्स काफी ऊपर है। तो ये सारी चीजें भी एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हो रही है, जो शायद गोल्ड के प्राइस को यहाँ पे थोड़ा रुका के रख सकती है। बिल्कुल 3300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, ऊपर में $3400 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मेरे ख्याल से आज के दिन में थोड़ा एक सेलिंग साइड रहना बेहतर होगा। करंट प्राइस से 99,150 99,000 पे सेल करके 98,250 के आसपास का टारगेट, 99,600 700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना चाहिए। ये दिव्या, आपकी राय क्या है गोल्ड में? गोल्ड की बात करें तो हमने देखा कि लास्ट वीक MCX में रिकॉर्ड हाई देखने मिला, पर प्राइस में करेक्शन देखने मिला, क्योंकि फर्दर कुछ एक्सीलरेशन नहीं हुआ। अपन ये भी एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस है वॉलेटाइल रहेंगे। ये वीक डेटा भी काफी सारे इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है, साथ में फेड चेयरमैन पॉल की स्पीच है, और एक्सपेक्टेशन है कि ईरान के ओर से भी एस्केलेशन बढ़ सकता है। अगर ये चीज अगर होता है तो गोल्ड के लिए काफी सपोर्टिव रहेगा। और लास्ट वीक जो फेड की जो स्पीच थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि मे बी ईयर एंड में 2 रेट कट एक्सपेक्टेड है, तो ये पॉजिटिव साइन है प्राइजेस के लिए। और हायर लेवल से भी काफी अच्छा करेक्ट हो चुका है, और करेक्शन अगर आता है 98,500 के करीब तो अच्छा लेवल है बाई करने का, तो वहां पे बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 97,900 का रखे और टारगेट ऊपर में 99,200 का मेंटेन करके चले। चलिए, तो गोल्ड की बात हो गई, क्रूड की बात हो गई। अब बात करते हैं एक अहम खबर की, और उस पर बात चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं, लावण्या आर मुंदायर हैं, CMD हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी की। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। मैम, जो सेटलमेंट के जो रेशियो हैं 2025 फाइनेंशियली 2025 के, वो काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं, काफ़ी इनकरेजिंग दिख रहे हैं। मेरा एक सवाल ये होगा कि मेरी पॉलिसी मेरा हाथ पहल के जरिए किसानों तक बीमा पहुंचाने में क्या सबसे बड़ी चुनौती आप लोगों के लिए रही है, और आज भी कई किसान फसल बीमा का फायदा नहीं ले पाते हैं। AIC इस गैप को कैसे भर रहा है? थैंक यू। इसमें एक बात बताऊं कि जितना देश में अराउंड 15 करोड़ किसानों का जो कवरेज होता है, उसमें से करीब 1/3 5.5 करोड़ किसानों का जो कवरेज है हम लोग करते हैं। उसमें से आधे से ज़्यादा मतलब 3 करोड़
फार्मर्स के हाथ में हम लोगों ने ये पॉलिसी पहुंचाया है। अब इसका जो फर्स्ट थिंग इज, रिसेंटली हम लोग एक किसानों के एक मीटिंग में मैं गई थी और उसमें सबने बहुत पर्सनली कहा कि हमने सोचा भी नहीं था कि हमारे हाथ तक ये आके लेंगे। सो ये एक चीज़ है, फ़ायदे की बात है। दूसरी चीज़ है कि उनके अवेयरनेस, इंडिया के सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या है आप देखेंगे तो एक तो अवेयरनेस है और दूसरा है भरोसा। अब भरोसा तब होंगे जब क्लेम्स सही आदमी को सेटलमेंट मिलेंगे और गलत आदमी को नहीं मिलेंगे। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो एक ट्रस्ट है, भरोसा है, दूसरा एक एफिशिएंसी है। जो पूरा का पूरा एफिशिएंसी में मुझे बहुत कुछ सरकार को एक थैंक्स देना पड़ेगा कि क्योंकि इतना बढ़िया पोर्टल बनाया है, एनसीआईपी पोर्टल बनाया है और पोर्टल में हर पेमेंट जो है आधार लिंक्ड स्कीम के आधार लिंक्ड डिजी पोर्टल से ही जाता है। तो एट द एंड ऑफ द डे क्लेम एक बार अप्रूव हो गया तो वो सही बंदे को आधार लिंक होके वो सेटलमेंट जाता है। तो एफिशिएंसी की बात हो गई, जो सही आदमी को मिलना चाहिए। अब तीसरी बात है कि गलत आदमी को मिलना नहीं चाहिए, तब भरोसा मिलेगा। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ है, पुराने ज़माने में क्लेम जो है वो मैनुअली करते थे। अब क्या है, अभी एक स्टेट ने पायलट बेसिस पे पहले शुरू किया, फिर एक स्टेट ने फुल फ्लेज पिछले साल 100% टेक्नोलॉजी बेस्ड सैटेलाइट का डेटा लेके यील्ड असेसमेंट किया। अब बाकी स्टेट्स भी फॉलो कर रहे हैं। अभी हमने सुना कि काफ़ी स्टेट्स 50-50 मतलब आधा असेसमेंट सैटेलाइट बेस्ड करेंगे और उसका क्रॉस चेक के नाते आधा % वो मैनुअली करेंगे। जैसे जैसे ये जो मैनुअल इंटरवेंशन घटते जाएंगे तो ऑटोमेटाइज्ड हो जाएगा, टेक्नोलॉजी बेस्ड हो जाएगा और पेमेंट भी पूरा पोर्टल के थ्रू जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारा इरादा क्या है? इरादा ये है कि एक, लोगों को क्लेम सही तरीके से सही आदमी को मिले, दूसरा गलत आदमी को ना मिले, तीसरा इस भरोसा बने और इस भरोसे के बेसिस पे फिर उनका अलॉटमेंट भी, जितना आज 15 करोड़ फार्मर्स कवर्ड है तो कल उसका डबल हो, ट्रिपल हो। और मेरा एक सपना वही है कि पूरा देश का जितने भी फार्मर्स हैं सारे हमारे मतलब मैं मेरे कंपनी की बात नहीं कर रही हूँ, इस स्कीम के बेनिफिशियरीज हो। सबसे इम्पॉर्टेंट वही है कि लोगों को भरोसा हो हमारे ऊपर, और इसमें एआईसी बिल्कुल आगे खड़े हैं क्योंकि हम सरकारी कंपनी हैं और मैं ऐसा कह सकती हूँ कि हम एक दिल से सरकारी है लेकिन दिमाग से हम प्राइवेट है। ओके, तो मैम एक सवाल मेरा होगा, खरीफ सीजन में किसानों की काफी उम्मीदें हैं क्योंकि इसमें इस सीजन में सबसे ज्यादा फसलों को नुकसान भी होता है। क्या उनके लिए कैसे आप जागरूक करेंगी? क्या कुछ खास स्कीम है उनके लिए और इसका व्यापक स्तर पे कैसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि आपके जो सेटलमेंट रेशियो में देख रहा था वो ज्यादातर चंद राज्यों में ही सीमित ज्यादा दिख रहा है, राजस्थान, MP, जहाँ पे खेती किसानी, जहाँ पे कमर्शियल खेती ज्यादा होती है, लेकिन बहुत सारे स्टेट्स है जो इसमें काफी पीछे हैं। खरीफ सीजन के लिए क्या एडवाइस है आपकी तरफ से मैम? तो एआईसी का वो मैं कह सकती हूँ कि जो सबसे ज्यादा कवरेज जहाँ है वहीं पे ज्यादा क्लेम्स होंगे। तो हमारी सबसे ज्यादा कवरेज तो ये 3 स्टेट्स में है, वो महाराष्ट्र हो गया, गुजरात नहीं है, महाराष्ट्र हो गया, MP हो गया और राजस्थान हो गया। ये 3 स्टेट्स में सबसे ज्यादा लोग कवर्ड है, ऑलमोस्ट 60% लोग वहीं से हैं। तो नेचुरली क्लेम्स भी वहीं के होंगे। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह पे कवरेज है और क्लेम सेटल नहीं कर रहे हैं, जहाँ कवरेज है वहाँ है। एआईसी का खासियत यही है कि अनलाइक अदर कंपनीज हम लोग पूरा देश में हैं, जहाँ भी स्कीम है वहाँ हम हैं, जहाँ भी स्कीम जाएंगे वहाँ हम भी जाएंगे। अब रिसेंटली महाराष्ट्र के काफ़ी क्लस्टर्स जो है हमारे पास आए हैं, तो नेचुरली उनका क्लेम्स भी हमारे पास आएंगे और हम सेटल भी करेंगे। अभी वेस्ट बंगाल में हम हैं ही नहीं स्कीम में, तो नेचुरली हमारे क्लेम्स नहीं होंगे। तो सिस्टम के हिसाब से मुझे जो सबसे अच्छा लगता है, इनसे एग्री मिनिस्ट्री में काफ़ी प्रोसेसेस बनाए हैं। मतलब कंपनी कोई भी हो लेकिन प्रोसेस कॉमन है, भला वो अवेयरनेस प्रोग्राम की हो। अभी अगला स्कीम शुरू हो रहे हैं खरीफ का, जुलाई 1st वीक पूरा क्रॉप अवेयरनेस वीक है। तो गांव में नुक्कड़ में वो नुक्कड़ नाटक होगा, उनका अवेयरनेस प्रोग्राम्स होगा। हम लोग पाठशालाएं करते हैं, तो पिछले साल हमने 2 लाख फार्मर्स का पाठशाला किया था जिसमें 25% विमेन थे, औरतें थे। और मैं थोड़ा सा औरत होने के नाते शायद थोड़ा ज़्यादा औरतों को जागरूक करने में थोड़ा ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है।
तो इस साल तो हमारे बहुत ड्राइव रहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली मैंने वही कहा, हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। हमारा पूरा ऐप बेस्ड है। हम लोग जो ग्राउंड ट्रूथिंग करते हैं, पूरा हमारा एक फॉर्म ऐप है AIC का, जो ऐप के ऊपर ही सब कुछ करते हैं। और ये सिर्फ PMFBY के लिए नहीं है, हमारे बाकी जो हम लोग अपना जो स्कीम्स करते हैं, हमारा लाइफ स्टॉक का कवरेज करते हैं, आगे जाके ट्रैक्टर्स का, उनका घर का सब कुछ करने का इरादा है, क्योंकि हमारा जो उसूल है, इट इज़ आवर इंटेंट इज टू वर्क ओनली फॉर द फार्मर्स। हम लोग दूसरे कंपनीज के जैसा मल्टीलाइन नहीं करते हैं, हम हेल्थ नहीं करते हैं, हम मोटर नहीं करते हैं कि किसानों को इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, जागरूक बने और इसका फायदा भी उठा पाए। शुक्रिया मैम, वक्त कम है, बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई, लेकिन आगे जरूर आपसे लंबी चर्चा करेंगे। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो ईरान में जो सप्लाई भारत से बासमती राइस की हो रही थी वो क्यों थम गई है, इसका क्या असर हो रहा है, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्त बहुत कम है, फटाफट से मेटल्स पर राय ले लेते हैं। एल्युमिनियम में अच्छी तेजी है, आपको क्या पसंद है? बिटूपन छोटा जवाब दीजिएगा। मेटल में, मेटल्स में करना है तो एल्यूमिनियम मुझे सही लग रहा है। एल्यूमिनियम 247 के आसपास, 247.50 के आसपास बाय कर सकते हैं। 250 या 251 का टारगेट ले सकते हैं। 246 का स्टॉप लॉस पसंद है आपको मेटल्स में? बेटूपन, आपसे मेरा सवाल था, आपको बेस मेटल्स में और भी कुछ पसंद है क्या एल्युमिनियम के अलावा? एल्यूमिनियम सर, एल्यूमिनियम सही लग रहा है फिलहाल के लिए, लेकिन कॉपर में सर अभी फिलहाल के लिए रेंजिंग मार्केट है। कॉपर में थोड़ा नीचे लेवल पे बाय कर सकते हैं, समथिंग अराउंड 876, 872 का स्टॉप लॉस, 882 का टारगेट। ओके मानव, आपकी टॉपिक क्या होगी बेस मेटल्स में? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से एल्यूमिनियम और कॉपर दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। मेरे ख्याल से कॉपर में अच्छी खासी मूव आ सकती है। जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की बात करूंगा, 884 के आसपास थोड़ी बाइंग दिख सकती है। फ्राइडे को एक 10 रुपए की रिकवरी अच्छी खासी आज दिखी है और आज भी सस्टेन्ड है, तो शायद एक डिलेड इम्पैक्ट होगा। एल्यूमिनियम के बाद कॉपर में मूव आ सकता है। 884 पे बाय, 879 का स्टॉप और 896 का टारगेट जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? बेस मेटल में कॉपर काफी अच्छा लग रहा है। 880 के करीब बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हम 876 का रखे, टारगेट ऊपर में 885 का मेंटेन करें। ओके मानव, आप चांदी में बता दीजिए। चांदी आज गोल्ड के मुकाबले थोड़ी बेहतर दिख रही है, क्या करना चाहिए चांदी में? मेरे ख्याल से चांदी में विश्वमन जी कॉपर का थोड़ा सपोर्ट आ सकता है। ओवरऑल स्टेबल है, बहुत ज्यादा अपने नेचर के विपरीत, तो चांदी में बाइंग की तरफ रहने की सलाह होगी। 1,06,000 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। थोड़ा डिप आता है तो 1,05,300 का स्टॉप रहेगा। 1,07,200 का टारगेट एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओवरऑल बाय सिल्वर सेल गोल्ड की भी स्ट्रेटेजी एक मेंटेन करके चल सकते हैं। ओके, शुक्रिया मानव आपका, दिव्या गगलानी जी आपका, और साथ ही विरूपन आपका। आप तीनों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि ईरान को बासमती एक्सपोर्ट पूरी तरह थम गई है। अब अब्बास पोर्ट पर जहाज अटक गए हैं, अनलोडिंग नहीं हो पा रही है और ये सब तनाव हुआ है इजराइल, ईरान और फिर यूएस की एंट्री से जो तनाव बने हैं, जो जियोपॉलिटिकल रिस्क बने हैं, उसका ये असर हो रहा है। ईरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा बासमती का खरीदार है और सालाना करीब 7 लाख मीट्रिक टन बासमती एक्सपोर्ट वहाँ होता है और इस रिस्क से 3,000 करोड़ के ऑर्डर अधर में लटके हुए हैं। बैंकिंग सिस्टम फ्रीज होने से पेमेंट नहीं मिल पा रहे हैं, पैकिंग और ऑर्डर होल्ड पर हैं। 2.5 लाख मीट्रिक टन के ऑर्डर को रोका गया है। अपेडा ने एक्सपोर्ट पर अस्थायी रोक पर लगाने की चर्चा की है। अंतिम फैसला हालांकि नहीं हुआ है, ये फैसला आज फिर से बैठक होगी, इस पर फैसला हो सकता है कि इसको अस्थायी तौर पे फिलहाल रोक दी जाए क्योंकि स्थिति वहां की चिंताजनक है। ईरान की करेंसी के बारे में आपको बता दें कि ईरान की जो सब्सिडाइज्ड करेंसी अभी संकट में है। पहले $1 का रेट 28,000 तोमान था, अब और गिरावट का डर है और रुपया तोमान एक्सचेंज रेट काफ़ी वॉलेटाइल हो गया है। खुले बाजार में डॉलर 90,000 तोमान तक पहुंच चुका है, तो इस कदर से अस्थिरता बढ़ी है। अब बासमती की दाम की बात करते हैं। बासमती की कीमतों में, एक्सपोर्ट की कीमतों में 10 से 15% तक के दाम गिर गए हैं। पहले 850 से $950 प्रति टन के आसपास का जो भाव था, अब उसके 15% नीचे आ गया है। एक्सपोर्ट रेट रुपए में बताऊं तो 7100 रुपए से घटकर
6,200 रुपए प्रति क्विंटल के भी नीचे पहुंच गए हैं। थोक बाजार पर भी असर है। घरेलू बाजार में कीमतें 62 से 71 रुपए प्रति किलो के आसपास है और बीमा कंपनियां भी अब पीछे हट रही हैं। युद्ध क्षेत्र में ट्रांजिट को कवर करने से बीमा कंपनियों ने साफ तौर से इनकार कर दिया है। शिपिंग लाइन बंद है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने की आशंकाएं हैं और ईरान के लिए जो माल ढुलाई हो रही थी वो अभी थम गई है। इसका असर ये हो रहा है कि नया जो सीजन है, खरीफ सीजन है राइस की फसल का, चावल की फसल का, वो खतरे में है। सितंबर मध्य से नई फसल आएगी। पुराने स्टॉक काफी ज्यादा है पर मांग काफी कमजोर है। किसानों को 500 रुपए प्रति क्विंटल तक नुकसान की आशंका यहां पर दिख रही है। तो ये चिंताएं यहां पर साफ तौर से ईरान मसले को लेकर दिख रही है। इसी नोट पर हम इस शो को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन इस तरह की तमाम बड़ी के लिए आप फिर से हमारे साथ 5:27 पर कमोडिटी फटाफट में जुड़ सकते हैं। तमाम कमोडिटी से जुड़ी खबरें वहां भी हम आपको बताएंगे। फिर नमस्कार। ब्रेक के बाद आप देखिए इस जंक्शन।